हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सी टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का प्रश्न भी समाहित है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखितेषु किम मूल्यम समाविष्ट कक्षाया संबंधम न अस्ति। निम्नलिखित आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा इंक्लूसिव क्लास यानी कि समाविष्ट कक्षा से संबंध नहीं रखता है? सहानुभूतिपूर्ण, परस्पर सहयाम, सहयोग या समानुभूति। कौन सा मूल्य समाविष्ट कक्षा से संबंध नहीं रखता है? तो ये आपका सहानुभूति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बाकी के तीनों परस्पर सहयाम, सहयोग और समानुभूति, ये तीनों समाविष्ट कक्षा से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रक्षा आधारित अधिगम क्या है? प्रक्षा आधारित अधिगम सीखने के नियम होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षार्थी स्वायत्ता प्रेरित, छात्रेषु आलोचनात्मक चिंतनस्य पोषणं न करोति, छात्रेभ्यः आहनावस्था अवकाश न यच्छति, या फिर शिक्षार्थिभ्यः प्रश्नान् कर्तुं स्वतंत्रता न यच्छति। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। छात्रों को अनावश्यक रूप से अवकाश की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा आधारित अधिगम में छात्रों को सामान्य व्यवहार करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तत्र अनेक भौतिक बाधा भवन्ति यथा कक्षे भूमितले अत्र तत्र कीलित मंजानां पंक्ति। यह अध्यापिका एतादृशी टिप्पणी करोति, सः उपर्युक्त स्थिति स्वविस्तृत भाषा कक्षायां समस्याया समाधानं प्राप्तुं किम कर्तुं समर्था। यानी कि वहाँ अनेक भौतिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कक्षा में छात्र जमीन पर इधर उधर बिना पंक्तियों के बैठे हैं, जहाँ अध्यापिका कहती हैं कि ठीक तरह से बैठ जाओ। तो इस तरह स्वविस्तृत भाषा कक्षाया समस्या समाधानम प्राप्तुम किम समर्था। तो इस तरह की स्वविस्तृत भाषा कक्षा में समस्या समाधान के लिए क्या कार्य करना चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सामूहिक कार्यार्थ छात्राणाम अत्र तत्र उपवेशन, सर्वेषां छात्रा पदस्थिति, केषांच छात्रा बहिर्निष्कासम, लघु स्थाने सति अपि एकस्मिन् लघु मंचे 4-5 छात्राणाम समूहे उपविशते। यानी कि कई जगह छात्रों को अलग इधर उधर बैठने को कह दिया जाए, या फिर सभी छात्र खड़े हो जाएं, कुछ छात्र बाहर निकल जाएं, या फिर छात्रों को एक छोटे से स्थान पर 4 या 5 छात्रों के समूह में बैठना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा अर्जन आवश्यक। भाषा के अर्जन के लिए क्या आवश्यक है? भाषा के अर्जन के लिए क्या आवश्यक है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। मातृभाषा ज्ञान अवगमन क्रममेकं विद्यार्थीषु, कंठस्थीकरणम एवं आवश्यक पदानां प्रयोगः, व्याकरण ज्ञान व्यवस्थित प्रयोगः तथा पदानां कंठस्थीकरणम, मातृभाषायाः तथा द्वितीय भाषा अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्कस्य संवहन अंतः सामर्थ्य निर्देशन्ति। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा के अर्जन के लिए क्या आवश्यक है? तो भाषा के अर्जन के लिए मातृभाषा और द्वितीयक भाषा दोनों ही आवश्यक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। मातृभाषा और द्वितीय भाषा दोनों ही आवश्यक हैं। अवगमन मानव मस्तिष्क संवहन अंतः सामर्थ्य निर्देशन्ति, क्योंकि जो अवगमन के क्रम से मानव के मस्तिष्क में दोनों ही भाषाएं सन्निहित हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? NCF 2005 अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थम एवं चा साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते। NCF 2005 के द्वारा काल्पनिक चिंतन एवं साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जनम, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? NCF का पूछा गया शास्त्रीय भाषा, द्वितीयक भाषा, मातृभाषा या तृतीय भाषा। तो NCF 2005 मातृभाषा को ज़्यादा मान्यता देता है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, मातृभाषा। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाववाचक क्रियापदस्य उदाहरण अस्ति। इन चारों में से भाववाचक क्रियापद का कौन सा उदाहरण है? नृत्यम करोति, भोजनम खादति, हसति या लेख लिखति। भाववाचक क्रिया का उदाहरण इसमें से, भाववाचक क्रिया होती है किसी क्रिया का होना, किसी भी क्रिया का होना, और इसमें प्रथम पुरुष एक वचन होता है। तो इसमें भाववाचक क्रिया हसती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हसती। भाववाचक क्रिया इसमें हसती हो जाएगा, क्योंकि हसती प्रथम पुरुष एक वचन है और इसमें भाववाचक होता है जो वो किसी क्रिया का होना उसमें पाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, युगल रूपेण कार्यकरण समय उत्पन्ना काचित ध्वनि प्रदर्शयति। युगल रूपेण कार्यकरण समय उत्पन्न काचित ध्वनि प्रदर्शयति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षायां नियंत्रणस्य अभावः, अतः अव्यवस्था सर्वत्र विराजते। अध्यापिका कक्षा अनुशासन अक्षमा, अतः सा अयोग्यता। भाषा अधिगमे छात्रा रचनात्मक क्रिया व्यापत्ते शिक्षार्थिभिः सह। या फिर शिक्षार्थिषु अनुशासनहीनता अस्ति, अतः तत्र अधिगमनम न। जब युगल रूपेण यानी कि कई समूह में कार्य करते समय जब बच्चे शोर करते हैं, कोई ध्वनि निकालते हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है? कक्षा में नियंत्रण का अभाव है, यानी कि अव्यवस्था है। अध्यापिका कक्षा में अनुशासन से नहीं क्लास को रख पा रही, वो अयोग्य है। या भाषा अधिगम में छात्रा, भाषा के सीखने के समय छात्रों में रचनात्मक क्रिया है, इसलिए वो अध्यापक के साथ रचनात्मक क्रिया कर रहे हैं भाषा अधिगमन के समय। या फिर बच्चे अनुशासनहीन है और वो पढ़ना नहीं चाहते। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भाषा अधिगम के समय छात्र रचनात्मक क्रिया कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान माना गया है। करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान किसने माना है? कवि भास ने, कवि भारवी ने, कवि कालिदास ने या कवि भवभूति ने। तो इसमें करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान कवि भवभूति ने माना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्होंने अपने नाटक उत्तर रामचरित में, इनका नाटक है, एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं उसको, इसलिए याद रखिएगा, उत्तर रामचरित में करुण रस को प्रधान रस माना है। इन्होंने एक वाक्य कहा है, एको रसा करुणेव, अर्थात करुण रस ही प्रधान रस है। तो कवि भवभूति ने करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान रस माना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन किस जगह वर्णित है? प्रतिमा नाटकम में, महावीर चरितम में, उत्तर रामचरितम में या रघुवंशम में। सीता परित्याग के बाद जब पुनः राम और सीता का मिलन हुआ था, तो वो किस जगह पर वर्णित है? तो वो आपका उत्तर रामचरितम में वर्णित है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, अभी आपको बताया था कि उत्तर रामचरित ये भवभूति की रचना है, नाटक है भवभूति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पुरानी क्लास में पूछे जा चुके हैं। जिन्होंने भी अभी पुरानी क्लास नहीं देखी है वो पीछे देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। महाकवि भास का नाटक नहीं है, इसमें से कौन सा महाकवि भास का नाटक नहीं है? दूतवाक्यम, स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिमा नाटकम या प्रच्छकटिकम। महाकवि भास का नाटक नहीं है, महाकवि भास का नाटक प्रच्छकटिकम नहीं है, ये इनका नहीं है, ये शूद्रक का है। प्रच्छ नहीं, मृच्छकटिकम है, शूद्रक का है ये। बाकी प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासवदत्तम और दूतवाक्यम महाकवि भास के नाटक हैं। अगला प्रश्न, सहसा विदधीत न क्रिया, यह सूक्ति किसकी है? कवि भारवी की, महाकवि कालिदास की, श्री हर्ष की या बाणभट्ट की। सहसा विदधीत न क्रियाम, यह सूक्ति महाकवि भारवी की है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके द्वारा रचित किरातार्जुनीयम
किरातार्जुनीयम इनके द्वारा रचित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। सहसा विदधित न क्रियाम, ये महाकवि भारवी की सूक्ति है। अगला प्रश्न, संचारिणी दीप सिखेव उपमा कालिदास के किस काव्य में है? संचारिणी दीप सिखेव यह उपमा कालिदास के किस काव्य में है? रघुवंशम में, कुमार संभव में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या मेघदूत में? संचारिणी दीप सिखेव यह उपमा कालिदास ने रघुवंशम में दी थी। रघुवंशम भगवान श्री राम के ऊपर है, तो रघुवंशम में संचारिणी दीप सिखेव यह उपमा इन्होंने दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आदि कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है? आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को, कालिदास को, व्यास को या भास को? आदि कवि के रूप में वाल्मीकि जी को प्रतिष्ठा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इन्हें काव्य का जनक भी माना जाता है, जबकि कालिदास को कवि कुलगुरु कहते हैं। कवि कुलगुरु, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। व्यास महाभारत के रचयिता हैं, इन्होंने महाभारत लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कृतियां कालिदास की हैं। रघुवंशम कालिदास की है, ऋतुसंहारम भी कालिदास की है, मेघदूतम भी कालिदास की है। तो अब जो बची वो कालिदास की नहीं है। वेणी संहारम महाकवि कालिदास की कृति नहीं है, यह भट्ट नारायण जी का नाटक है। भट्ट नारायण, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। वेणी संहारम कालिदास की कृति नहीं है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिगृह हस्तिनापुर कौन गई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार, जो कि कालिदास ने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। इनके अनुसार शकुंतला के साथ पतिगृह हस्तिनापुर कौन गई थी? अनुसुईया, प्रियंवदा, गौतमी या मेनका? तो शकुंतला के साथ पतिगृह गई थी प्रीतमा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। जबकि अनुसुईया और प्रियंवदा इनकी सखियां थीं और मेनका इनकी मां थी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। कौन सा नाटक महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम या विक्रमोर्वशीयम? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित है, मालविका अग्निमित्रम भी और विक्रमोर्वशीय ये तीनों महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। बाकी मृच्छकटिकम इनके द्वारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम अभी आपको बताया था शूद्रक का है, लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाकवि कालिदास से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अपने नोट्स बनाते चलें हमारे साथ साथ, जिससे आपको आगे सुपर टेट में भी दिक्कत ना हो। पंचाशत को अंक लिखेंगे। पंचाशत को संस्कृत में कितना कहा जाता है? पंचाशत यानी पंच यानी 5 और पंचाशत 50, तो 50 + 5 = 55। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। पंचाशत को 55 भी कहते हैं, जबकि 500 को कहा जाता है पंचशीत। पंचशीत 51 को कहा जाता है 1/50, 1/50 और 50 को 50। इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछ सकते हैं, इसलिए इनको सबको नोट कर लीजिएगा। गिनतियां 1-2 जरूर आती हैं। तो 50 को 55 लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? उभय पद यानी किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? कर्मधारा समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो उभय पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। जैसे माता पिता, सुख दुख। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और पूरे शब्द से किसी समूह का बोध होता है।
जबकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है। तो उभय पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पितरौ शब्द में कौन सा समास है? पितरौ का संधि विच्छेद करने पर माता चा पिता चा आता है। संस्कृत में पितरौ का संधि विच्छेद माता चा पिता चा होता है। चा का मतलब होता है और, इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ये द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अभी आपको बताया था जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है, तो द्वंद्व समास माता चा पिता चा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रघुवंशम में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी? नंदिनी एक गाय थी, नंदिनी गाय थी। रघुवंशम में नंदिनी गाय की सेवा किस राजा ने की थी? राजा दिलीप, राजा राम, अज या रघु? नंदिनी गाय की सेवा राजा दिलीप ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वर की विशेषता होने पर भी वर्ण साम्य के कारण कौन सा अलंकार होता है? स्वर की विषमता होने के कारण वर्ण साम्य के कारण अलंकार पूछा गया है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक ही वर्ण कई बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ऊष्म व्यंजन पूछे गए हैं श, या, श, ह। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और ह। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये ऊष्म व्यंजन होता है, ये भी होता है और ये भी है। तो कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? या ऊष्म व्यंजन नहीं है। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन नहीं है या ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, पा, श और टा। अभी आपको बताया था सा ऊष्म व्यंजन है, तो सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। बाकी का, पा और टा स्पर्श व्यंजन है, जबकि सा ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद पूछी गई है। सच्चरितम पद का संधि विच्छेद होगा सच प्लस चरितम, सत प्लस चरितम, सच प्लस रितम या सन प्लस चरितम। सच्चरितम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतचरितम, सतचरितम। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्ण को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया जाता है? संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को हल के द्वारा दर्शाया जाता है। हल कही जाती है व्यंजन वर्णों को, अच कहा जाता है स्वरों को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। अगला प्रश्न, ओमकार इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ओम का उच्चारण स्थान पूछा गया है तालु, कंठ, कंठोष्ठ या तालु। ओम का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओमकार का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? पाणिनि की, पतंजलि की, श्री वरदराचार्य ने या फिर कालिदास की। लघु सिद्धांत कौमुदी श्री वरदराजाचार्य की है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर 9 हैं, जिसमें आ, ई, उ, री, ल, ए, ओ और औ हैं। तो ये कुल 9 स्वर हैं संस्कृत के अनुसार, इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? उपसर्ग युक्त नहीं है, यानी 3 शब्द जो हैं वो उपसर्ग युक्त हैं, एक शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। विहार, विटप, विदेश या वियोग। विहार इसमें वि उपसर्ग है, विदेश वि उपसर्ग, वियोग में भी वि उपसर्ग, ये सब उपसर्ग लग के बने हुए हैं। वियोग, विदेश और विहार। जबकि विटप का अर्थ होता है पेड़,
या वृक्ष। ये मूल शब्द है, इसमें किसी तरह का कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिटप यानी वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न। चातक का पर्यायवाची शब्द है। चातक का पर्यायवाची पूछा गया है। सारंग, सरह, केतु या पयः। पयः होता है दूध, केतु ध्वज या पताका, सरह होता है वाण और सारंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चातक का पर्यायवाची सारंग या हिरन होता है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। ऐसी ही और अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखलाएं पाने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।